साथियों, हमारा तीसरा लीडिंग केस है मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष। मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष जो कि भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 11 यानी 11 से संबंधित है, जिसमें अवयस्क द्वारा किए गए संविदा के अस्तित्व को स्पष्ट किया गया है। अवयस्क द्वारा की गई संविदा को क्या किया गया है? स्पष्ट किया गया है कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व को स्पष्ट किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस है। इसके बाद के तथ्य क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद इसमें क्या निर्णय हुआ, अपीली न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा और लास्ट में क्या सिद्धांत प्रतिपादित हुए, वो सारे के सारे आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस केस के तथ्य, यानी कि वाद के तथ्य। ये जो वाद प्रस्तुत किया गया, वाद के तथ्य क्या थे, यानी क्यों आखिर वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी। तो साथियों, धर्मदास घोष एक अवयस्क अचल संपत्ति का मालिक था। साथियों, ये जो धर्मदास घोष है, धर्मदास घोष ये कौन था? यह कलकत्ता का रहने वाला था, अचल संपत्ति का मालिक था, जिसकी मां को कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने उसका संरक्षक बनाया था। साथियों, ये धर्मदास घोष क्या था? अवयस्क था। क्या था? अवयस्क था। यानी कि धर्मदास घोष क्या था? 18 वर्ष से कम था। ठीक, अचल संपत्ति का मालिक था, अचल संपत्ति का मालिक था। लेकिन संरक्षक कौन था इसका? संरक्षक इसकी मां थी। संरक्षक इसकी मां को बनाया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, किसने बनाया था संरक्षक? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्या बनाया था? संरक्षक बनाया था। किसका? धर्मदास घोष का। इसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, अचल संपत्ति का मालिक है। अचल संपत्ति मतलब जो चल नहीं सकती, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकती, जैसे मकान, जमीन, ये क्या है? अचल संपत्तियां जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले नहीं जा सकते। तो उसका ये मालिक था। कौन था? धर्मदास घोष। लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र होने के कारण इसकी मां इसकी संरक्षक थी। 20 जुलाई 1895, 20 जुलाई 1895 धर्मदास घोष ने, किसने? जो धर्मदास घोष है, जो अवयस्क है, धर्मदास घोष जो अवयस्क है, ने क्या किया? अवयस्क ने ब्रह्मदत्त के हक में एक बंधक करके 12% सालाना ब्याज पर उससे 20,000 रुपए उधार लिए। इसने क्या किया? धर्मदास घोष ने ब्रह्मदत्त एक व्यक्ति का नाम है, ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति से क्या कर लिया? अनुबंध कर लिया। अनुबंध कर लिया और बंधक, अपनी जो अचल संपत्ति है बंधक करके, अचल संपत्ति बंधक की। क्या की? अचल संपत्ति बंधक की। और बंधक की शर्तें क्या थी कि 12% सालाना ब्याज पर कितने? 20,000 रुपए, यानी 20,000 रुपए लिए। किसने लिए? 20 जुलाई 1895 को जो धर्मदास अवयस्क हैं, इसने ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति से अपनी अचल संपत्ति बंधक रख करके 12% सालाना ब्याज पर 20,000 रुपए क्या लिए? उधार लिए। यह बंधक जो धर्मदास घोष की अवयस्कता के काल में किया गया था, धर्मदास घोष की संपत्ति को बंधक पर रखने के लिए था, यानी कि अवयस्कता के समय किया गया था और उसने बंधक पर अपनी संपत्ति रखी थी। ब्रह्मदत्त लेन देन के व्यापारी थे। जो ब्रह्मदत्त हैं, ये क्या थे? ये ब्रह्मदत्त व्यापारी थे जिनका काम लेन देन का था। लेन देन के व्यापारी थे जिनके कारोबार का प्रबंध केदारनाथ के हाथ में था। अब इसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधक कौन था? मैनेजर कौन था? प्रबंध केदारनाथ।
केदारनाथ ब्रह्मदत्त का मैनेजर था। वर्णित बंधक के समय भी केदारनाथ कार्यकलापों के निरीक्षक थे। जब यह अनुबंध तैयार हुआ उस समय भी इस अनुबंध के यानी जो केदारनाथ थे उसका काम क्या था, जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं उनका निरीक्षण करना, निरीक्षक का काम करता था। कौन? केदारनाथ। मतलब सही तरीके से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो भी एग्रीमेंट बन रहा है वो सही है कि नहीं है, ये सारी की सारी चीजें कौन कर देखता था? केदारनाथ देखता था। बंधन निष्पादन से पूर्व धर्मदास घोष की मां की तरफ से भूपेंद्र नाथ बोस वकील द्वारा केदारनाथ को यह इत्तला दी गई कि धर्मदास घोष अवयस्क हैं। साथियों, बंधन देखिए, जो बंधन हुआ, जो अचल संपत्ति का बंधन हुआ यानी बंधक किया गया था, यानी जो अनुबंध किया गया था, इसके पूर्व निष्पादन पूरा होने के पहले यानी पूर्व निष्पादन के पहले ही जो धर्मदास हैं, जो अवयस्क हैं, धर्मदास क्या है? धर्मोदास घोष जो अवयस्क हैं, क्या है? अवयस्क हैं। धर्मोदास घोष जो अवयस्क हैं, इनकी मां जो संरक्षक है, मां कौन? जो संरक्षक है। मां को जैसे ही पता चला कि भाई उनके सुपुत्र साहब ने 20,000 रुपए लिए हैं ब्रह्मदत्त से 12% सालाना पर, वैसे ही धर्मदास घोष की मां ने वकील के माध्यम से, कौन है वकील? वकील भूपेंद्रनाथ बोस के माध्यम से इत्तला दी। किसको? ब्रह्मदत्त को इत्तला दी। यानी वकील के माध्यम से इत्तला किसको दी गई? ब्रह्मदत्त को। भूपेंद्रनाथ बोस वकील हैं, वकील की तरफ से सूचना दी गई ब्रह्मदत्त को कि धर्मोदास घोष अवयस्क हैं। यानी जो धर्मोदास घोष है ये अवयस्क हैं, इसकी उम्र 18 वर्ष से कम है और अनुबंध के लिए शर्त ही यही है कि 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए कोई भी पक्षकार। जिस दिन बंधक निष्पादित किया गया, केदारनाथ ने अवयस्क से निम्न घोषणा पर दस्तखत कराए थे। जिस दिन ये बंधक यानी जिस दिन बंधक बनाया गया था, अब साथियों जो केदारनाथ है, अब केदारनाथ ब्रह्मदत्त की तरफ से काम देखता है। जो केदारनाथ है वो किसकी तरफ से काम देखता है? ब्रह्मदत्त की तरफ से। और धर्मदास की तरफ से वकील कौन है? भूपेंद्रनाथ घोष। अब देखिए, जो बंधक निष्पादित हुआ, बंधन का निष्पादन किया गया, जिस दिन बंधक बना था, निष्पादित किया गया यानी कि तैयार किया गया, निष्पादित किया गया, उस दिन केदारनाथ कौन है? मैनेजर है। किसका मैनेजर है? ब्रह्मदत्त का। ब्रह्मदत्त कौन है? एक व्यापारी है। तो केदारनाथ ने कौन कौन से घोषणा पत्र पर दस्तखत कराए? एक घोषणा पत्र था, उस पर दस्तखत करवाए थे। किसके? धर्मदास के। किसने करवाए थे? केदारनाथ ने। यह कि मैंने अपनी मां तथा परिवार के अन्य व्यक्तियों द्वारा यह कई बार सुना है कि मैं आषाढ़ बदी 4 संमत 281 अर्थात 17 जून 1874 को पैदा हुआ। कब हुआ? 1874 को पैदा हुआ। और एग्रीमेंट कब हो रहा है? 20 जुलाई 1895 को। उसकी उम्र 21 वर्ष 1 महीना व 3 दिन हो गई। यानी 21 वर्ष 1 माह 3 दिन हो गई। कितनी हो गई? 3 दिन हो गई। यानी 10 सितंबर 1895 को वादी ने अपनी मां तथा अभिभावक के द्वारा ब्रह्मदत्त के विरुद्ध वाद पेश किया।
साथियों 10 सितंबर 1895 को वादी ने अपनी मां तथा अभिभावक के द्वारा ब्रह्मदत्त के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया। देखिए यहां पर वाद प्रस्तुत हो रहा है। वाद प्रस्तुत कौन कर रहा है? धर्मदास। किसने प्रस्तुत किया वाद? ब्रह्मदत्त के विरुद्ध। देखिए धर्मदास ने ब्रह्मदत्त के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया। किसके विरुद्ध? ब्रह्मदत्त के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि बंधक निष्पादन के समय अवयस्क था, अतः बंधक शून्य तथा निराधार है। उसने बंधक अवर्थहीन करने की मांग की। मतलब जो धर्मदास था उसने कहा कि वह उस समय अवयस्क था। क्या था? अवयस्क था। क्या था? अवयस्क था। और जो भी बंधन यानी जो भी एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको शून्य करने की मांग की। एक वाद प्रस्तुत किया गया। धर्मदास, समझ रहे साथियों क्या मतलब हुआ? कि पहले तो एग्रीमेंट हो गया, धर्मदास ने रुपए भी ले लिए 12% सालाना पर। उसके बाद होता क्या है, 10 सितंबर 1895 को 10 सितंबर 1895 यानी कि 20 जुलाई 1895 को रुपए लिए, और जुलाई के बाद अगस्त यानी 10 सितंबर 1895 को वादी ने अपनी मां तथा अभिभावक के द्वारा ब्रह्मदत्त के खिलाफ, जो व्यापारी है उसके खिलाफ वाद प्रस्तुत किया गया कि जो बंधन है उसको शून्य किया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय वह अवयस्क था। ब्रह्मदत्त ने मुकदमे का विरोध किया। अब यहां ब्रह्मदत्त ने विरोध किया मुकदमे का। क्या किया? ब्रह्मदत्त ने उस मुकदमे का विरोध किया। न्यायालय से कहा कि धर्मदास घोष बंधक के समय वयस्क आयु का था, और विरोध में क्या कहा कि जो धर्मदास है वो क्या था? वयस्क था। यानी उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर थी। यानी कितनी थी? 21 वर्ष थी। उसे तथा केदारनाथ को धर्मदास घोष की अवस्था की जानकारी नहीं थी। मतलब ना तो ब्रह्मदत्त और ना इसके मैनेजर को यह पता नहीं था कि जो धर्मदास है यह अवयस्क है, यानी उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। साथियों धर्मदास घोष ने अवयस्क होते हुए भी अपने आप को वयस्क बताकर संविदा की थी, अतः वह उससे इंकार नहीं कर सकता। संविदा अधिनियम की धारा 64 के अधीन वह बंधक को निरस्त करने पर उस धन को देने हेतु बाध्य है जो उसने उसके अधीन प्राप्त किया था। विरोध किया साथियों, वाद प्रस्तुत किया गया। जुलाई में रुपए ले लिए, 10 सितंबर को वाद प्रस्तुत कर दिया गया, यानी एक महीने बाद, एक महीना भी पूरा नहीं हुआ। और बात किसकी तरफ से प्रस्तुत किया गया? धर्मदास यानी उसकी अभिभावक मां की तरफ से। किसके खिलाफ? ब्रह्मदत्त यानी व्यापारी के खिलाफ। इसमें तर्क प्रस्तुत किया गया कि ना तो ब्रह्मदत्त ने कहा कि मुझे बताया, ना ही मेरे मैनेजर केदारनाथ को बताया गया। किसके द्वारा? धर्मदास के द्वारा कि वह नाबालिग है, और उसने स्वयं कहा कि वह बालिग है, और अपने आप को बालिग बताते हुए उसने ऐसा अनुबंध किया है, बंधन किया, इसलिए जो राशि ली थी वह राशि देने के लिए वह बाध्य है। कौन बाध्य है? धर्मदास। ब्रह्मदत्त के मरने पर उसकी तरफ से मोहरी बीबी ने प्रिवी काउंसिल में पक्ष रखा। जैसे ही अब देखिए होता क्या है, इसी बीच जो ब्रह्मदत्त है इसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब इसके तरफ से कौन आता है? मोहरी बीबी, यानी जो ब्रह्मदत्त व्यापारी है उसकी बीबी ने प्रिवी काउंसिल है, प्रिवी काउंसिल में पक्षकार बनी। यानी जो प्रिवी काउंसिल है जहां पर सुनवाई हो रही है, प्रिवी काउंसिल में पक्षकार बनी। कौन प्रिवी काउंसिल में पक्षकार कौन बनी? मोहरी बीबी। मोहरी बीबी पक्षकार बनती हैं। विचारण न्यायालय ने बंधक पद को निरस्त घोषित किया क्योंकि वह एक अवयस्क के साथ किया गया था। यहां पर जो विचारण न्यायालय है, विचारण न्यायालय ने उसको, जो विचारण न्यायालय ने क्या किया? विचारण न्यायालय ने घोषित कर दिया। क्या? निरस्त घोषित कर दिया। विचारण न्यायालय ने साथियों ये जो एग्रीमेंट हुआ था उसको निरस्त कर दिया। विचारण न्यायालय ने
जो वादी धर्मदास है और प्रतिवादी ब्रह्मदत्त मृत्यु उपरांत मोहरी बीबी यहां पर बंधक निरस्त यानी कि वादी के पक्ष में फैसला हुआ। क्या हुआ? वादी के पक्ष में फैसला सुनाया गया। अब साथियों होता क्या है, अपील की गई, अपील होती है, अपील की जाती है। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ब्रह्मदत्त ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की। अपील उच्च न्यायालय में की गई। उच्च न्यायालय में अपील की गई। किसने की? ब्रह्मदत्त ने। ब्रह्मदत्त ने अपील की। विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ब्रह्मदत्त ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों के विवेचन को सही पाया एवं अपील खारिज कर दी। अपील को खारिज कर दिया। अपील को खारिज कर दिया और जो विचारण न्यायालय का फैसला वादी धर्मदास के पक्ष में हुआ था उसको सही माना। ब्रह्मदत्त ने तब कलकत्ता उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील की। अब ब्रह्मदत्त ने क्या किया? दत्त ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील की और अपील कहां हुई? प्रीवी काउंसिल में। कहां हुई? प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल में अपील की गई। कहां की गई? प्रीवी काउंसिल में अपील की गई। प्रीवी काउंसिल में अपील के दौरान ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई और फिर पक्षकार कौन बनी? मोहरी बीबी बनी। प्रीवी काउंसिल के सामने दो प्रश्न मुख्यतः विचारणीय थे। यानी जब प्रीवी काउंसिल थी तो यहां दो प्रश्न मुख्यतः विचारणीय थी। जब मैटर प्रीवी काउंसिल, इसमें दो मुख्य बातें थी। इसमें दो मुख्य प्रश्न विचारणीय थे। पहला था, क्या धर्मोदास घोष के साथ की गई संविदा व्यर्थ है? धर्मोदास यानी जो धर्मदास है, धर्मोदास के साथ जो संविदा हुई है वह व्यर्थनीय मानी जाए। क्या मानी जाए? व्यर्थनीय मानी जाए। व्यर्थनीय मानी जाए। या फिर यदि यह संविदा शून्य मानी जाए तो क्या धर्मोदास घोष उस धन को जो उसने इस संविदा के अंतर्गत प्राप्त किया है धन वापस के लिए बाध्य है? बाध्य है या नहीं? इस चीज पर ये दो पॉइंट प्रीवी काउंसिल के सामने थे। प्रीवी काउंसिल के न्यायाधीश सर फोर्ड ने, जो न्यायाधीश थे सर फोर्ड है। न्यायाधीश कौन थे? सर फोर्ड थे। प्रीवी काउंसिल के न्यायाधीश सर फोर्ड ने इस मामले में निर्णय देते समय कौन सी बातों पर जोर दिया हम आपको बताते हैं। पहली बात यही थी कि केदारनाथ ने यह व्यवहार कराया था। ये जो बंधक है यानी जो संविदा है किसने करवाई थी? ये केदारनाथ ने करवाई थी। और केदारनाथ कौन था? ब्रह्मदत्त का मैनेजर था, जो मैनेजमेंट करता था एवं उसको वादी की आवश्यकता के बारे में ज्ञान था। यानी जो केदारनाथ है इसको उसकी आवश्यकता के बारे में ज्ञात था। किसकी? धर्मोदास की आवश्यकता के बारे में ज्ञात था कि वह 18 वर्ष से कम है। वह ब्रह्मदत्त का प्रतिनिधि था। जो केदारनाथ है वह ब्रह्मदत्त का प्रतिनिधि था। उसको पता था कि धर्मोदास की उम्र 18 वर्ष से कम है, अतः ब्रह्मदत्त को वादी के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जब केदारनाथ को ज्ञान है तो ब्रह्मदत्त को भी वादी के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर बंधक बनाया रहा है केदारनाथ के द्वारा, वो करवाया जा रहा है, तो उसमें ब्रह्मदत्त को जानकारी वो देता ही होगा। विधि में प्रतिनिधि को दिया गया नोटिस स्वामी को दिया गया माना जाता है। यानी जो केदारनाथ को दिया गया नोटिस किसको माना जाता है? किसको माना जाता है? कि वह स्वामी को दिया गया। क्यों? क्योंकि धर्मोदास की मां को जैसे ही पता चला कि उनके लड़ने ने ऐसा कर लिया है, तब धर्मोदास जो उनकी संरक्षक थी उन्होंने भूपेंद्र नाथ बोस जो अधिवक्ता है उनके माध्यम से केदारनाथ को नोटिस भेजा था, जिसमें यह कहा गया कि वह नोटिस स्वामी को दिया गया माना जाता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा, जो साक्ष्य अधिनियम है
अधिनियम की धारा 115, पुराना वाला साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 इस बात में लागू नहीं होती, क्योंकि प्रतिवादी को वादी की अवस्था के बारे में ज्ञान था तथा घोषणा से बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह घोषणा प्रतिवादी को लाभ नहीं पहुंचा सकती। जिस प्रकार की घोषणा की गई थी, घोषणा में लिखा गया था कि आषाढ़ बदी 4 संवत 281 अर्थात 17 जून 1876 को पैदा हुआ धर्मोदास तथा उसकी आयु अनुबंध के समय 21 वर्ष 1 महीना और 3 दिन की गई थी, यह मान नहीं कहता। मतलब यह प्रतिवादी जो ब्रह्मदत्त है उसको फायदा नहीं पहुंचाता। प्रतिरोध का नियम वहां लागू नहीं होता जहां की पक्षकारों को सत्यता के बारे में ज्ञान हो। जहां सत्यता के बारे में जब ज्ञान होता है वहां पर फिर इस प्रकार का नियम, प्रतिरोध का नियम लागू नहीं होता है। एक समझौता जो विधि में परिवर्तनीय है संविदा कहलाता है। संविदा है क्या? विधि में जो परिवर्तनीय है संविदा कहलाता है। एक समझौता जो विधि में परिवर्तनीय किसी एक अथवा पक्षकारों में से एक द्वारा कराया जा सकता है, शून्य कणीय संविदा हो सकता है। मतलब विधि में परिवर्तनीय है लेकिन किसी एक अथवा पक्षकारों में से एक द्वारा कराया जा सकता है, उसे शून्य कणीय संविदा हो सकता है। सभी ऐसे समझौते जो शून्य नहीं होते हैं तथा स्वतंत्र इच्छा द्वारा किए जाते हैं एवं ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं जो संविदा करने लायक हैं और वे वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क वालों द्वारा किए जाते हैं, संविदा कहलाते हैं। जो संविदा की जाती है वह स्वस्थ मस्तिष्क और वयस्क लोगों के द्वारा की जाती है। संविदा अधिनियम के अंतर्गत संविदा के पक्षकार संविदा करने के लिए योग्य होने चाहिए तथा इस अधिनियम से यह साफ जाहिर है कि एक अवयस्क संविदा नहीं कर सकता है। मतलब इस नियम से साफ साफ होता है कि एक अवयस्क संविदा नहीं कर सकता। संविदा अधिनियम की धारा 64 के अंतर्गत ऐसी संविदा शून्य करनी नहीं है, वह शून्य प्रभावी है। अवयस्क व्यक्ति के साथ की गई संविदा प्रारंभ से ही अमान्य तथा शून्य प्रभावी मानी जाएगी। यानी कि अवयस्क के साथ अगर संविदा की गई है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो वह प्रारंभ से ही क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। संविदा अधिनियम की धारा 65 अवयस्क द्वारा संविदा करने पर लागू नहीं होती, क्योंकि इसके अनुसार संविदा का पहले से ही पूर्ण हो जाना जरूरी है, जबकि एक अवयस्क व्यक्ति के साथ संविदा नहीं हो सकती। इस तरह के प्रावधान जो संविदा अधिनियम में दिए गए हैं अवयस्क के बारे में लागू नहीं होते हैं एवं वह वादी को भी लाभ या धन वापस करने का अधिकारी नहीं है। यानी जो मोहरी बीबी है इसको भी धन वापस करने के अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर धर्मदास 18 वर्ष से कम का था, अवयस्क था और ब्रह्मदत्त और केदारनाथ दोनों को पता था। इस तरह के प्रावधान जो संविदा अधिनियम में दिए गए हैं अवयस्क के बारे में लागू नहीं होते एवं वह वादी को भी लाभ या धन वापस करने का अधिकारी नहीं है। इस विनिश्चय के साथ अपीलार्थी द्वारा की गई अपील प्रिवी काउंसिल द्वारा खारिज की गई एवं विचारण न्यायालय अपील न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। यानी प्रिवी काउंसिल ने भी अपील क्या कर दी? खारिज कर दी। किसकी अपील कर दी? मोहरी बीबी की अपील को खारिज कर दिया। अपील को खारिज कर दिया और जो विचारण न्यायालय अपील न्यायालय ने फैसला धर्मोदास के पक्ष में सुनाया था उसी को मान्य किया गया। क्या मान्य किया गया? उसी निर्णय की पुष्टि प्रिवी काउंसिल ने भी कर दी। तो साथियों अपील अस्वीकृत हुई और धर्मोदास के साथ जो संविदा की गई थी उसको शून्य माना गया। साथियों इसमें क्या सिद्धांत निकल के सामने आए वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें पहला सिद्धांत यही निकल के आया है कि अवयस्क के साथ की गई संविदा व्यर्थ होती है, व्यर्थनीय नहीं। संविदा जो अवयस्क के साथ की जाएगी वह व्यर्थ होती है, व्यर्थनीय नहीं। अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले पक्षकारों द्वारा की गई संविदाओं पर अधिनियम की धारा 64 और 65 की लागू की जाती है। जो संविदा करने की क्षमता रखते हैं, क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं, वहीं पर 64 और 65 धारा लागू होती है। जहां एक व्यक्ति किसी ऐसे तथ्य को सत्य मान ले जिसे वह समझता है कि वह सत्य नहीं है तो उसके लिए कानून सहायता नहीं कर सकता। जैसा कि केदारनाथ ने पता था कि वो सत्य नहीं है फिर भी सत्य मान रहा था, तो वहां कानून में उसको सहारा नहीं मिलेगा। किसी व्यक्ति के प्रतिनिधि या कर्ता धर्ता को किसी तथ्य की सूचना होने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति के मालिक को सूचना प्राप्त है। यहां केदारनाथ को सूचना प्राप्त हुई तो माना जाएगा कि ब्रह्मदत्त को सूचना प्राप्त हुई। तो साथियों ये एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस था मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष का, हमने आपको बता दिया। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।